वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, हम बजट पर बात कर रहे हैं। अशरफ मेहताब साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि हमारे मुल्क में जो मईशत है, मईशत में ज़राअत का बड़ा अहम किरदार है। सो अगर हम इस वक्त बजट को देखें, सो बजट के सामने रखते हुए एग्रीकल्चर के लिए क्या कोई रिलीफ, कोई सब्सिडी दी गई है स्पेशली? फिर उसके बाद इंडस्ट्रीज़ और जो सर्विसेज जिसकी अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, क्या क्या है? और सबसे ज़्यादा मतलब टैक्सेस की फॉर्म में जो डायरेक्ट टैक्सेस लगेंगे, सो बोझ किस पर आएगा? सबसे ज्यादा बर्दाश्त कौन करेगा बोझ? देखिए जी, बहुत अच्छी बात है, 3-4 जगहों पे इंसेंटिव दिए गए हैं। सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ बेहतर इंसेंटिव दिया गया वो आईटी सेक्टर को दिया गया। उसकी एक पहचान बनाई है, उन्होंने कहा जी इसको इंडस्ट्री का दर्जा हम देंगे, एसएमई का। उसके ऊपर काफ़ी सारी छूट दी गई हैं, चूँकि वो तकरीबन अभी हमारी जो आईटी सेक्टर है वो तो 2 से ढाई अरब डॉलर कमा रही है, मतलब अभी दे रही है। अब ये इंसेंटिव देंगे तो यकीनी बात है वो फिर इसको लामाला ज़्यादा उस पर जाएंगे, फोकस करेंगे तो ज़्यादा होगा। और दुनिया के अंदर जो आईटी है सेक्टर है वही इस वक्त मतलब ग्रो कर रहा है, और ग्रो भी करना चाहिए। इंडिया को साथ देख ले, हमारे साथ 1.5-2 अरब डॉलर की उनकी 150 अरब डॉलर से जायद की उनकी आईटी की एक्सपोर्ट है। तो अगर हम इस पे जाएं तो बेहतर है। दूसरा, उन्होंने इंसेंटिव दिया नौजवानों को, जो कर्जे दिए। उन्होंने कहा कि बजाय आप नौकरी करने के, आप के लिए हमने 5 अरब रखे हैं, कुछ और भी बढ़ाएंगे, तो आप अपना कोई कारोबार करें, जैसे आईटी में मैं बता रहा हूँ, या और कोई छोटी मोटी आपने सनद लगानी, कर्जा लें। ये नौजवानों के लिए प्रोग्राम्स की बात करें, यहीं पे थोड़ा ऐड करना चाहूंगी। जो लैपटॉप स्कीम है, जो हर साल मतलब जब भी बरसर इक़्तिदार पीएमएलएन आती है वो लाजमी होती है, लेकिन उस पर हमने बाद में देखा करप्शन भी बहुत की जाती है। आपको क्या लगता है, ये सही है लैपटॉप स्कीम? देखिए, किसी हद तक तो ठीक है। मेरा बच्चा गरीब है, मेहनती, लाइक है, तो उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट तो होना चाहिए ना। वो अपनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से गैदर करेगा, फिर अपनी इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करना है तो कहाँ कैसे करेगा। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। रही बात करप्शन की, तो मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ करप्शन नहीं होती। हमारा जो दूधी है, दूध देने वाला है, वो किसी दोस्त के साथ बैठ के अपने वो गाँव में बैठ के उधर गाँव भैंसों के बारे में कह रहा होता है, पानी डाल रहा होता है और कह रहा होता है या अल्लाह सानू को वज़ीर आज़म कोई ईमानदार मिल जाए ना तो साढ़े किस्मत बदल जाएगी। इसी तरह पंचर वाला है, आप सही वाला टायर बिल्कुल नया टायर ट्यूब डाल के उसकी आवाज़ थोड़ी कम करें, आप उसके पास ले जाएं, आप खड़ी करेंगे, मैं चाय पी के आता हूँ, पंचर चेक कर दें, आएंगे तो 2 पंचर उसने वो ऐसे ही ऐड किया होंगे। यानी आप जायज समझते हैं? अगर ये आपकी बात ऐसे लग रहा है जस्टिफाई कर रही है? नहीं, जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ हर सतह पे हम अपने आप को भी तो ठीक करना है ना, हमें ऊपर भी ठीक करना। सबसे बड़ी ये बात मैं इसमें बता रहा हूँ, जो आप कहती हैं एग्रीकल्चर है, उसको इतनी मराद दी, जैसे भाई ने कहा 2200 अरब के करीब की मराद दे दी। मुझे ये बताएं कि वो टैक्स के अंदर उसका जो जीडीपी में हिस्सा है वो 20% से ज़्यादा है। टैक्स के अंदर वो क्या वो 0.22% भी शायद ना देता हो, तो मुझे उसको जस्टिफाई नहीं करना, उनसे नहीं पैसे लेने कि रिटर्न में वो हमें क्या दे रहे हैं। अगर हमें क्या दे रहे हैं? आप हम देखें गंदम की कीमत को अभी इन्होंने 1700 रुपये मन इजाफा कर दिया उसके अंदर। मुझे ये बताएं, आपकी है इसमें सलाहियत? मेरी है कि जो आटा 32 रुपये या 50 रुपये मिलता था वो अब मैं 150 रुपये 160 रुपये पे खरीदूं। चक्की का आटा इस वक्त 160 रुपये किलो है। सुन ले। इसके अलावा मैं और आपको बात बताने लूँ, गुर्बत की बात करते हैं। पिछले 15 साल के अंदर का मेरे पास डाटा मौजूद है। गुर्बत में हर बजट आया, एक मेरे हाल में 2 दर्जन के करीब बजट आए होंगे, और उनके अंदर यही कहा गया, बाहर से भी पैसे लिए कि हमने गुर्बत दूर करनी है, मुल्क गरीब है, हम ये कर देंगे। किधर गए वो पैसे? जब आज से 15 साल पहले की बात करें, जो गुर्बत थी उस वक्त कोई तकरीबन 5 करोड़ 30 लाख की थी, 25% गुर्बत थी उस वक्त, आज से 15 साल पहले। अब वो बढ़ के जो सरकारी दादोशुमार है उसके मुताबिक 37.7% हो गई है, और मेरे हिसाब से तो 40% ज़्यादा है, क्योंकि ये सरकारी दादोशुमार हमेशा कम करके बताए जाते हैं। अब उन्हीं की बात कर ले तो 3 करोड़ 70 लाख 65 हज़ार गरीब और बढ़े हैं। यानी ये कौन से बजट है जो गरीब का नाम लेके, रिलीफ का नाम देके कूदते बनाते हैं, वोट लेते हैं, और जब आते हैं तो अब इसमें ज़रा थोड़ा सा नीचे जाएं, बड़ी इसको देखने वाली बात है। हर साल 24,91,000 लोग गरीब होते हैं, हर साल। ये इसी तरह देखा जाए, हर महीने 2,07,000 गरीब होते हैं, और हर घंटे में जो है 6,919 गरीब हो रहे हैं। और मिनट की बात करें, मैं ऐसे बात की मिनट गया, उसके अंदर कोई 115.32 लोग जो है गरीब हो रहे हैं, और सेकंड कितनी देर लगती है जी सेकंड में, उसके अंदर 2 अफराद डेली जो है गरीब हो रहे हैं। मुझे ये बताएं कौन से बजट हैं ये, कहाँ बजट है, कौन से तखमीने हैं, किसके लिए हैं? ये उमरा के लिए, शराफिया के लिए। 17 अरब डॉलर की वो हर सूरत में सहूलतें पार्लियामेंट को, ये क्लब जो बने हुए हैं ये ब्यूरोक्रेट्स के, सियासतदानों के, उसके अंदर जो लूटमार हो रही है, जो सारा कर रहे हैं। 10 रुपये एकड़ पे लीज कोई देते हैं? इस्लामाबाद में कोई ऐसी जगह है कि 10 रुपये एकड़ पे, 20 रुपये एकड़ पे, 100 रुपये एकड़ पे लीज पे वो दी हुई जगह इन्होंने दी हुई है? किस लिए दी हुई है भाई? क्यों दी हुई है? गरीब से आप ले रहे हो, अमीर को आप दे रहे हो, तो ये किस तरह का बजट है?
आप उनसे लो। दुनिया के अंदर जो फार्मूला है टैक्सेस का वो ये है कि 70% आप अमीर से ले, 30% आप उसमें बोझ डालें, और वो जो 70% लिया वो पास ऑन करें गरीब के ऊपर, ताकि उसको वो 30% जो है बुरा ना लगे, उसको फैसिलिटेट करें, उसकी आमदन बढ़ाएं। आमदन के अंदर देख लें, यहाँ आमदन के अंदर भी कोई $1000 नीचे चले गए ये 2-3 साल के अंदर। $1000 जिस बंदे की आमदन, यानी इस वक्त दुनिया में जो गरीब तरीन अब गिना जाता है गुर्बत की से नीचे, उसकी आमदन भी $2 रोजाना होनी चाहिए। हमारी $1.5 है। मुझे ये बताएं, ये तो हम तो ये जितने मैंने बताया वो 10 करोड़ के करीब जो अवाम है वो तो गुर्बत की लकीर से नीचे है, ये कहते हैं गरीब है। गरीब वो होता है जिसको फिर भी 2 वक्त की रोटी मिल जाए। गुर्बत की लकीर से नीचे वो होते हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं, जो बड़ी मुश्किल से मिलती है, वो मांग तांग के इधर उधर से गुजारा करते हैं। तो ये सारे गोरख धंधे हैं, ये सारा कुछ ऐसे ही है। इस समुद्र पार पाकिस्तानियों के लिए इन्होंने बहुत अच्छा किया। पैसा इकट्ठा करने की, डॉलर इकट्ठा करने की एक ही वाह तरीका है। तो हमारे जो 1 करोड़ से करीब 1.25 करोड़ समुद्र पार पाकिस्तानी जो बाहर गए हुए, जो इनको पैसे भेजते हैं, कभी $31 अरब, कभी $28 अरब, और वो जो पैरिटी थी इसके अंदर डॉलर के अंदर ओपन मार्केट और इंटर बैंक के अंदर 30 रुपए की, 28 रुपए की, 25 रुपए की, उसकी वजह से हुंडी के जरिए पैसे आने शुरू हो गए थे। बाहर से डॉलर आता था हुंडी से, वो बाहर ओपन मार्केट में बेच के तो पैसे ज्यादा ले लेते थे। अभी IMF की ये भी शराइत है ना कि रेट सेम रखा जाए इंटर बैंक और ओपन मार्केट किया हुआ है, इसीलिए किया, लेकिन वो फिर ऊपर चला गया। मकसद कहने का ये है कि उनको फैसिलिटेट किया, इन्होंने गोल्डन कार्ड दिया, बड़ी अच्छी बात है। उनको एक जो गैर ममनुआ बोर्ड का एक लाइसेंस फ्री मिलेगा, उनको जो सफारत खानों में रसाई है उसके लिए उन्होंने कहा है, उनको एयरपोर्ट के ऊपर तेज तरीन उनकी क्लियरेंस होगी। तो मैं समझता हूँ ये एक तरीका है कि जिससे आप डॉलर ला सकते हो। मेरा जाती ख्याल अच्छा, क्विकली मैं चाहूंगी हमीदुल्लाह साहब, आप जिस तरह से कह रहे थे कि इंसेंटिव्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा देने की जरूरत है, सो आपके ख्याल में जो एक टैक्स पेयर है इस मुल्क का, उसको क्या किस तरह से इंसेंटिव्स दिए जाने चाहिए ताकि वो ज्यादा खुश हो? और जो दूसरा आप कह रहे थे कि बहुत से हमारे टैक्स पेयर ऐसे हैं जो नील पर होते हैं, जो कुछ भी पे नहीं करते, सो उनको खुश करने के लिए, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के लिए क्या हुकूमती पॉलिसी और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? नहीं, जो नील टैक्स दे ही नहीं रहा है उसको तो खुश क्या करना है, उसको तो स्क्रू अप करना है कि उसने जो रिटर्न है, अभी ये चल भी रहा है कि जो लोगों ने नील टैक्स दिया हुआ है और रिटर्न फाइल की हुई हैं उनको स्क्रूटनाइज किया जाए, उसमें चेक किया जाए कि उन्होंने सही रिटर्न जमा कराई हुई है या नहीं, और इसमें काफ़ी सारे लोगों को मसले मसाइल आएंगे। दूसरा इंसेंटिव, आप एक तो है कि जो हमारा रीजन है ना, एटलीस्ट हम ग्लोबल नहीं जाते, हम यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ कोई हमारा वो नहीं है, कंपैरिजन नहीं है, लेकिन इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अब तो श्रीलंका खैर वो तो डिफ़ॉल्ट में हो गया, तो कम से कम इन 2 मुल्कों के साथ तो अपने जो टैक्स रेट्स हैं, अपने जो स्लैब्स हैं, उसको हम लेके आएँ। और दूसरा सबसे बड़ा इशू बिज़नेस कम्युनिटी का क्या है, आपकी जो यूटिलिटीज़ हैं, एक तो उनकी टाइमली अवेलेबिलिटी, दूसरा उनकी रेट। अब इस वक्त तकरीबन सारी चीज़ें अगर उसमें डाल लें ना तो आपको कोई 60 रुपये यूनिट पड़ता है बिजली का, तो आप कंपेटिटिव ही नहीं है किसी भी दूसरे मुल्क के साथ, तो आपकी एक्सपोर्ट कहाँ से बढ़ेगी? तो उसके लिए बेहतर ये है कि हम जो यंग लोग हैं, हमारी 55-60% आबादी है 20 से 40 ईयर्स वाली, उनके अंदर हम एंटरप्रेन्योरशिप स्किल के ऊपर फोकस करें, उनको हम एक्सपोर्टेबल बनाएं, उनके अंदर मिनिमम हमारा हर बंदा एज ए लेबर जाता है। दूसरा है कि आपका जो है इस वक्त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को 400 से 500 कर दिया है, वो यानी हम लोगों को भी इस पे लगा रहे हैं कि जी ठीक है चैरिटी पे जिंदा रहें, बाहर से भी हम चैरिटी लेते हैं, खुद भी चैरिटी। 9,000 आपको एक सेमाई के लिए मिलेगा, नहीं, उसमें एक जो बड़ी इंडस्ट्री है तकरीबन अच्छे साइज की 1 अरब रुपए में लग सकती है, जिसमें 8 से 10 हज़ार बंदे जॉब करेंगे, 500 अरब है, 500 इंडस्ट्री आपकी लग सकती है, और उसको मल्टीप्लाई करें कितने फैमिलीज खुद यानी सेल्फ वो हो जाएंगे और वो ज़कात से हर चीज़ से निकल जाएंगे। जी क्विकली, क्योंकि नईम साहब बड़ी देर से खामोश बैठे हुए हैं। बांग्लादेश के अंदर 1 फुटी पैदा नहीं होती, कपास नहीं पैदा होती, और वो सबसे ज़्यादा हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है इसकी, कपड़े की और बाकी चीज़ों की। वहाँ पे 32 लाख खवातीन को रोज़गार दिया उन्होंने पिछले 2-4 साल में। हमने 52 लाख खवातीन को मंगता बना दिया है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट। सो अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा करने के लिए स्किल बेस्ड एजुकेशन सिखाने की 2000 मिलता है आपको 1 महीने का, वहाँ पे 30 से 40 हज़ार एक खातून को दे रहे हैं। यहाँ पे मेरी बात हुई थी अप्टमा के चेयरमैन और उनके ग्रुप लीडर जो है गोहर इजाज साहब का चेयरमैन है, उनसे उन्होंने कहा जी हम 40 से 50 हज़ार जब ट्रेन कर लेते हैं तो खातून को देते हैं, तो इनको ये इस तरफ जाना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार। अच्छा नईम साहब से मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी, ब्रेक में नईम साहब ने फिर आगे भी चलकर बात करेंगे। आपने कहा कि ये जो जॉब वाले अफराद हैं इन पर टैक्सेस लगाने चाहिए, ये ऑलरेडी लगे हुए हैं लेकिन मजीद, सो ये आपने ये क्यों बात की?
नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि इन पर टैक्सेस लगाने चाहिए। जिस आपने तो जो लफ्ज बोला था वो तो मैं बॉनेर नहीं बोल सकती, मैंने उसको कवर अप कर दिया। कैसी कि मैं सक्रिय करके रख देंगे, मैं रगड़ देंगा। नहीं, रगड़ा किसी को भी लगाना चाहिए। बदल कैमरे पे आगे बदल गए। नहीं, चाहे वो जॉबियंस हों, चाहे वो ट्रेडर्स हों, हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं, रगड़ा नहीं लगना चाहिए किसी को, ये लफ्ज़ ही बुरा है। लेकिन ये जो एक चीज़ है ना कि जो हमारे अमूमन हमारे जो नौकरी पेशा अफराद हैं, इनका ये कॉन्सेप्ट है कि जी ये अपने सोर्स पे अपना टैक्स कटवा लेते हैं और ताज़ा टैक्स नहीं देते और उनके साथ जुल्म व ज़्यादती होती है। तो मैं समझता हूँ कि इस तासुर को ज़ायल करने की ज़रूरत है, और वो ऐसे ज़ायल होगा कि जिस तरह अभी हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट तशरीफ़ फरमा, इन्होंने फरमाया कि लोग टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो जमा करवा देते हैं नील की, और फ़ायदा उठाते हैं कि उनका ATL में नाम आ जाए और उनको जो है वो दीगर अशिया की ख़रीदारी में या दीगर ट्रांजैक्शंस में उनका टैक्स जो है वो फाइलर्स का कंसिडर हो और वो बचत कर लें। देखें आप, इस तरह हमारे जो नौकरी पेशा अफराद हैं ना, उनकी एक बहुत बड़ी ऐसी तादाद है जो अपना टैक्स सोर्स पे डिडक्ट तो करवा देते हैं लेकिन अपनी टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाते। अब मैंने ये तजवीज़ दी थी कि जो सोर्स पे इनका टैक्स कटता है ना, वो भी ATL के साथ इनके नाम की मौजूदगी के साथ मशरूत कर दिया जाए। कि जिस तरह आप देखें कि अगर मैं ताजर हूँ और मेरा सोर्स पे टैक्स कटता है, अब आज जो मुरवजा कानून है 236G और H के तहत, मैं कोई भी सामान तजारत कहीं से ख़रीदूँगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हैं या इम्पोर्टर, दो ही सोर्स है ना, फॉर्मल सोर्सेज तो दो ही हैं हमारे पास। मैं उससे सामान तजारत कोई भी ख़रीदूँगा तो वो मेरा टैक्स काटेगा। अगर वो मुझसे पूछेगा भाई ATL में हो तो मैं तुम्हारा 0.5% काटता हूँ, और अगर तुम ATL में नहीं हो तो मैं तुम्हारा 1% काटूँगा। तो यानी मुझे वो डबल टैक्स अदा करना पड़ता है अगर मैंने ATL में अपना नाम नहीं दर्ज करवाया, यानी मैंने अपनी रिटर्न जमा नहीं करवाई। तो इसी तरह जब आपका टैक्स डिडक्ट हो ना, आप नौकरी पेशा अफराद का, मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपकी तनख्वाह कितनी है, आपका टैक्स कितना कटता है, मिसाल के तौर पर 10,000 कटता होगा, 20,000 कटता है। अगर आपका 10-20 हज़ार टैक्स जो भी कटता है, तो जब जिस महीने आप अपनी तनख्वाह लेने जाएँ तो वो आपसे पूछें भी ATL में नाम है। अगर आपका ATL में नाम हो तो ठीक है, इतनी आपका टैक्स काट लिया, ठीक है, नहीं तो आपका भी डबल कटना चाहिए, ताकि आप लोग जो है आप पर भी ये जो है वो खौफ हो कि भी आपने भी अपनी टैक्स रिटर्न जमा करानी है। क्यों? क्योंकि ये तनख्वाह सिर्फ अकेली आपकी आमदन नहीं हो सकती, आपके पास आपकी कोई प्रॉपर्टी हो सकती है जहाँ से आप किराया लेते हो, वो आपकी आमदन हो सकती है, आपकी बैंक में सेविंग हो सकती है जहाँ से आपको पैसे आते हों, आप जो है वो कहीं जाकर अपना लेक्चर दे सकती हैं, कहीं जाकर आप ट्यूशन पढ़ाते होंगे, कहीं से आपकी और दीगर आमदन के ज़राए भी तो होंगे ना। तो उन तमाम अपनी आमदनों को आपने अपने टैक्स रिटर्न के अंदर रिफ्लेक्ट करना है। तो आप तो छूट जाते हैं इतनी सी बात करके कि जी कि ये देख लें जी मैंने सोर्स पर टैक्स कटा दिया और मेरी जिम्मेदारी पूरी होगी। फिर आपको नोटिस भी आना चाहिए। ये जितना निज़ाम है ना इस वक्त FBR का, उसमें आप तनख्वाह पेशा अफराद को नोटिस आते ही नहीं, आपका भी कंप्यूटराइज जो है वो आपकी बैलेटिंग होनी चाहिए और उसमें से आपके भी एक सर्टन परसेंटेज निकलनी चाहिए तनख्वाह पेशा अफराद की, और इनको नोटिस आने चाहिए और इनकी भी स्क्रूटनी वैसे ही होनी चाहिए जैसे, मेरी बात सुने, मेरी बात तकलीफ ना करें, आपको बड़ी टेंशन हो रही है। फिर आप जो है ना फिर आपको स्क्रूटनाइज होना चाहिए, और फिर जो है ना उसी अंदाज में, जिस अंदाज में फिर नोटिस से हम जो है परेशान होते हैं, उस परेशानी से आप भी गुजरें, और फिर उन नोटिस को क्लियर करवाने का जो राइजुल वक्त तरीका है कि रिश्वत और करप्शन, वो आपको भी करनी पड़े। फिर आपको अंदाजा होगा कि ताजर की तकलीफ क्या होती है। फिर आप फिर ये जो एंकर पर्सन है, फिर ये जो आप एंकर पर्सन बड़ी बड़ी बात करते हैं ना यहाँ बैठकर, यार एक मिनट जरा सब्र करें, ये देखें ना वो फिक्स टैक्स देता है ना वो उसको कौन से छापे कौन से, लेकिन एक बात मुकम्मल करने दी गई। अशरफ महताब को मैं टैक्स गोशवारे बढ़ता हूं, सबर तो करें भाई, सबर तो करें, सबर तो करें। और भाई मुझे मेरी बात मुकम्मल करने दे यार, बंदे की बात मेरी बात तो मुकम्मल करने दे जी सर। बात यह देखें, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप उस मरहले से गुजरेंगे ना, नौकरी पेशा अफराद जिस मरहले से एक टैक्स गुजरता है, इन्होंने भी अपनी बात में यही इसकी निशानदेही की कि सारी मुसीबतें तो टैक्स रिटर्न जमा करवाने वाले ताजर को हैं। बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूँ कि उन मराहल से आपको गुजारा जाए, और हम चाहते हैं आप नौकरी पेशा अफराद भी कुंदन बन जाए,
नहीं ठीक है ना? नहीं, अब गुजरती आप थोड़ा हैं, सा बहुत से लोग थोड़ा सा फाइटर्स हैं, क्या वो नहीं मैं- गुजरते? इजाजत है मैं ऐड जी करूं जी थोड़ा जी सा। ऐड करें इसमें एक तो ये है कि सबसे जो बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है ना कि जो कॉरपोरेट रेट हैं वो मैक्सिमम 29% है, जो सैलरीड क्लास है या बिजनेस इंडिविजुअल है उसके लिए 35% है हायर रेट। तो ये सबसे बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है कि एक इंडिविजुअल और कॉरपोरेट हमेशा ज़्यादा टैक्स देता है, जो इंडिविजुअल होता है उसका रेट कम होता है। तो सबसे पहले तो उसके ऊपर करना चाहिए कि उसका जो रेट है वो लेस देन 30% पे लेके आएँ, उसको उसके साथ जो है ना वो करें। दूसरा है कि जो वो बात कर रहे हैं अभी इसमें सबसे जो हार्श मेयर ली है Tier 1 के जो रिटेलर हैं टेक्सटाइल और लेदर के, उनका सेल टैक्स 12 से 15% प्रपोज कर दिया। अब उनका क्या कसूर है, कोई डॉक्यूमेंट हो गए? आप तो उनको फैसिलिटेट करें कि जी आपका हमने 10% पे ले आए 12 से, आज से जो नया हम रिटेलर लेके आएंगे उनका 12% होगा। अब उनको आप यानी सजा देंगे तो कौन इस नेट में आएगा? जब आप एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर के ऊपर ही सारा बोझ डालेंगे। अब नहीं, ये बोनस सजा नहीं है ना, देखिए, मैं इसकी वजाहत कर रहा हूँ। एक मिनट आपको सर मैं वजाहत पूरी कर कर रहा लूँ फिर आप कर रहे इख्तिलाफ ना। करता हूँ जी, एक मिनट। आपका इख्तिलाफ अब इस- सुनती हूँ, चलें आप कंप्लीट करें फिर आपकी इसी वजाहत। तरह अब बोनस शेयर्स के ऊपर 10% प्रपोज है, सुपर टैक्स को 10% पे ले गए। अब इस तरह एक जो कॉर्पोरेट वाली भी कंपनी है ना उसके सारे अगर टैक्सेस को मिला लें तो वो 60% से ऊपर चले जाएंगे। तो कौन फिर इसको डिक्लेयर करेगा या कौन ये देगा? चीज़ों को जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं उनको फैसिलिटेट करें और हर साल एक टारगेट होना चाहिए कि जी हमने 2 मिलियन टैक्स पेयर नए ऐड करने हैं बाई हुक और क्रोक। मैं- फील्ड ऑफिसेज जो हैं उनका रवैया ही लोगों के साथ नहीं है। जिस तरह नईम साहब बता रहे हैं कि जी ताजरों को क्यों नोटिस, उसका ये हाल नहीं है कि वो सैलरीज क्लास को भी नोटिस करें, उसका ये हाल है कि लोगों को इंसेंटिवाइज करें और डिक्लेयर जो कर कोई- दें, जि- अक्रॉस द जिसका बोर्ड जो भी डिक्लेयर शोबा है, करें सबको कि जी हम equally- 5 साल तक जो एग्जिस्टिंग जितने भी टैक्स पेयर हैं उसको किसी चीज़ का नहीं पूछेंगे, आप अपनी प्रॉपर टैक्स रिटर्न जमा कराएं, टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाएं और जो नया आएगा उसको भी हम इस तरह जो है ना वो कर रहे हैं और ये बेनिफिट्स होंगे तो लोग आएंगे भी। अगर नोटिस ही डालने हैं और नईम साहब को नोटिस आ रहा है तो ये कह रहे हैं आपको भी आ जाए। अच्छा तो चलिए, ये तो हाल ही नहीं मैंने है। हमारे साथ प्रेसिडेंट लॉर्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी इस वक्त मौजूद है, लेकिन अच्छा। उससे पहले आपकी क्विक वजाहत और आपका इख्तिलाफ। देखिए मैं ये कहना Quickly. चाह रहा हूँ कि बिजनेस को इंसेंटिवाइज करने का तरीका क्या है? टैक्स ना लाओ, टैक्स ना लगाओ, नहीं, कोई नहीं, तरीका ये नहीं। बात तो नहीं की है। माजरत के साथ बिल्कुल। मेरे भाई साथ बैठे हैं, देखें नहीं, मैं तो जहाँ ऐसी कोई बात आमदन ही है- नहीं की। ठहर जाएं, जहाँ आमदन है उसको टैक्स होना चाहिए, जहाँ आमदन वो नहीं भी है यही बात कह नहीं रहे नहीं, इन्होंने कहा जी कि सुपर टैक्स लगा दियो। भाई सुपर टैक्स लगाया किस पर है? जिनके विंडफॉल प्रॉफिट्स हैं भाई, लगना चाहिए उनको। अगर यही अमीरों ने issue है टैक्स नहीं ना। देना, मेरी बात सुने, अगर आप तो हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, हो सकता है आप किसी अमीर कंपनी के हो लीगल एडवाइजर, नहीं, नहीं। आप उनके साथ जुड़े हो भाई, जिनके पास जिन्होंने कमाइयाँ की हैं, जिनकी आमदनी है, उन पर टैक्स लगना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि जी इन्होंने टेक्सटाइल और ये चमड़े वमड़े के जो रिटेल स्टोर POS है उन पर आप कह रहे हैं 15% टैक्स। देखें ये सबसे बड़ी एडवोकेसी करते थे ये लोग जिनके पास टैक्स इनपुट सेल्स टैक्स का इनपुट मौजूद होता है। वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं जी POS लगाएं, जी पॉइंट ऑफ सेल लगाएं, क्योंकि उन्होंने अपने रिटेल आउटलेट्स खोले हुए हैं। उनको पता है कि उनके पास पीछे से इनवाइस मौजूद है जिसके नतीजे में वो इनपुट और आउटपुट को बराबर करके टैक्स देंगे 0, लेकिन साथ वाले जो छोटे ताजर है उसको जो है वो अपने मुकाबले और मुसाबके से बाहर निकाल देंगे। इसी की तो हमने डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करवाना है भाई। जो आपका पीछे से इनपुट है, अगर आउटपुट आपका जो है वो बराबर है तो फिर आपने तो रियासत को कुछ ना दिया। हम चाहते हैं कि आप पर टैक्स बढ़े, आप जो कॉर्पोरेट क्लास है, जो बड़े लोग हैं, इनको टैक्स, अगर उनकी आमदन है, अगर आमदन है, मैं इसको मशरूत क्लियर कर रही है कि अगर आमदनी अगर ज्यादा आमदन है है आप पर तो आपको टैक्स देना चाहिए। अगर आप लोगों ने टैक्स नहीं देना तो क्या वो परचून फरोश ने किसी पान की दुकान में टैक्स देना है? भाई जो बैठा हुआ जो अपना मजदूरी कर रहा है वो दुकान थोड़ी चला रहा है। ये वाला पॉइंट तो हाँ? समझ आ रहा है किसी हद तक नहीं वही जी, करना है। इख्तिलाफ। ये भाई ने बड़ा सीधा सा कह दिया कि जी जूते और कपड़े, वो ब्रांडेड जूते कपड़े, ब्रांडेड जूते, वो कपड़े। आम नहीं, गरीब के लिए सिर्फ सस्ता हुआ लंडा, या हमारा सबसे ज्यादा सस्ती उसके हुई ऊपर कोई भी चीज़, खत्म सुन कर ले, दिया ना, ड्यूटी या टैक्स सबसे खत्म ज्यादा कर दिया। हमारे जो सस्ता हो हमारा रुपया सस्ता। खुशी की बात है, नाचने की बात है, डांस ही कर रहे थे, पता नहीं इसी पे कर रहे थे कि हमारा रुपया बहुत ज्यादा सस्ता हो गया, बाकी हर चीज। और लंडा गरीब के लिए, यानी गरीब को लंडे की तरफ भगाना है, अमीरों को नहीं भगाना, गरीब को लंडा। लेकिन फिर यही यानी बात है भाई कि जब सुपर- गरीब सुपर ठहरे, मेरी टैक्स बात सुने, मेरी बात justified सुने, है। आपने तजिया किया। देखिए आपके तजिए में तजाद है। कैसे तजाद? आप कह रहे हैं कि खते गुर्बत से नीचे लोग बढ़ गए, गरीब हो गए, बिल्कुल। तो गरीबों को फिर तो लंडा ही मिलना है ना। नहीं। तो गरीबों को ब्रांडेड सूट तो नहीं मिलने। आप ऐसे एक पॉलिसी- आपकी जेब में पैसे नहीं है, मेरी बात सुने ना, जब आप आपकी पॉलिसी जेब ऐसी में बनाएंगे पैसा नहीं, पल्ले कि नहीं गरीब तेला, जो है वो ऊपर करना आएगा, मेरा ऊपर मेला, से नीचे जाएगा और तो गंदी गंदी में नहाना क्या, जाएगा। निचोड़ना क्या। सुने अशरफ साहब, आपने तजिया दिया तजिया दिया, मैंने उसे गुर्बत में इजाफा
हुआ मैं है। कैंप- अगर गुर्बत में इजाफा हुआ है तो गरीब को फैसिलिटेट करने के लिए लंडा मिलेगा। नहीं, गरीब को कैसे फैसिलिटेट करने के लिए आप उसमें- उसको नहीं भेजेंगे वहां पर कि जाओ भी ब्रांडेड शॉप से जाकर मैं ये 10 लाख का नहीं- पर्स मैं खरीदो। नहीं, उसमें- हमें आपको नहीं, चाय की उसमें जगह जो है ना- ठंडा जूस पिलाना चाहिए। नहीं, उसमें- ये क्या बात हुई? मैं लंडे की एक मैं मिनट, कह रहा हूँ कि गरीब एक बड़े मिनट। फखर से कहा उन्होंने एक मिनट ना, कि सुन तो हमारे ले। काशिफ गरीब अनवर साहब की इस्तेमाल तरफ करते चलते हैं। नहीं, हैं। उसमें- काशिफ अनवर साहब बहुत उसमें तेज हो गए। गवर्नमेंट ने- पहले प्रेसिडेंट लाहौर जहाँ चैम्बर साहब ऑफ ने कहा, बड़ी कॉमर्स। खुशी से कि हमारे गरीब लंडा इस्तेमाल करते हैं, शर्म आनी चाहिए यार। शर्म क्यों आनी चाहिए? गरीब को अच्छा, अच्छा, लंडा अच्छा, अपनी चादर के मुताबिक Hold on, अपना hold पाँव on. बनाना चाहिए। अभी- बंदे को अपनी औकात में रहना चाहिए। मेरी जेब में जितने पैसे हैं मुझे उसके मुताबिक खर्च करना चाहिए। Definitely, लेकिन बात ये है कि जो सुपर टैक्सेस जिसकी आमदन है ना, उस पर तो टैक्स लगना चाहिए। चैंपियन बन नहीं साहब, नहीं साहब। अच्छा, मुझे गेस्ट अगला इंट्रोड्यूस करवाने नहीं, थे। उसमें हमारे सिर्फ साथ एक- इसमें प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर साहब इस वक्त शो का हिस्सा है। ये नहीं देते काशिफ ना, साहब, ये सिर्फ टैक्स देते हैं, ना कोई और इनकम टैक्स आप देते मुझे हैं। सुन पा रहे हैं? आप दें, हम पे ना लगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। काशिफ साहब हैं हमारे साथ। डर गए। इसी में एक पॉइंट मैं और एक कर दें point- कि मैं जो एक यूज point क्लॉथ और है ना उस पर सर, खत्म सर, कर दी ना इनका मैं ड्यूटी जवाब टैक्स दूं, मुशर्रफ महताब जी, साहब, जी, जब तक जी, टाई साहब ऑनलाइन आपके लाइन अप नहीं होते, देखें इनको ना काशिफ अनवर साहब चलिए, लाइन पर काशिफ हैं। जी बोले जी, लें, अस्सलाम वालेकुम काशिफ अनवर साहब। काशिफ अनवर साहब, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आपको? वालेकुम अस्सलाम, मुझे बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। सर कैसे हैं आप? ये देखिए हमारे स्टूडियो में बजट को लेके कितनी गर्मा गर्मी हो रही है, बस आपकी को यहाँ पे मिस कर रहे हैं हम। थैंक यू वेरी मच। चलिए आप अगली दफा मुझे भी आप शो पे बुलाइएगा, जूम ना रखिएगा। अच्छा चले ठीक है। ये हमारे एक मेहमान कह रहे हैं कि सुपर टैक्सेस नहीं लगने चाहिए, और एक मेहमान जो है, एक मतलब लाइक गेस्ट की ओपिनियन है कि नहीं, सुपर टैक्सेस होने चाहिए, जिसकी जितनी आमदनी है उसको तो टैक्स देना बनता है। देखें, बात ये है कि मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान अब इस लहज पे पहुंच गया है, हम सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा करना चाहिए, हम सबको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी चाहिए। दरअसल बात यह है कि हम तमाम लोग टैक्स देते हैं, इनडायरेक्ट देते हैं, बिजली के बिल पे देते हैं, गैस के बिल पे देते हैं, पेट्रोल पे देते हैं। मैं ये बात कहता हूं कि ये बात ना कहें कि पाकिस्तानी टैक्स चोर हैं और पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि हर पाकिस्तानी को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना चाहिए। अगर हम सब पाकिस्तानी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करें तो जो हर साल के बाद गवर्नमेंट किसी का टैक्स बढ़ा देती है, किसी का टैक्स कम कर देती है, तो ये ऐसे इश्यूज नहीं आएंगे। दूसरी बात, मैं ये समझता हूं कि हमारे कानून में इतना तफसील से लिखा गया है कि किस किस ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करानी है। अब इशू ये होता है कि हर सैलरीड पर्सन को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करानी है। सैलरीड पर्सन का एट सोर्स टैक्स कट जाता है, बट वेयर वी लैक कि वो जो फाइलर है, जो सैलरीड पर्सन है, वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को जमा नहीं कराता। और एक और बात बताऊं कि जो हमारे सुनने वालों के लिए बहुत जरूरी है कि अगर हम इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भी फाइल कराएंगे तो इसमें स्टेट का नुकसान नहीं है, हमारा नुकसान है। क्योंकि जब हमारी वेल्थ में वो कैपिटल नहीं आएगा, हमारी वेल्थ में वो इनकम नहीं आएगी, तो हम एक्सपेंडिचर नहीं कर सकेंगे, और जब हम एक्सपेंडिचर नहीं कर सकेंगे तो कल को स्टेट आपको नोटिस भेजेगी और फिर हम ये कहेंगे कि हम तो टैक्स दे रहे थे। तो हम तमाम लोगों को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को जमा कराना चाहिए। और मैं तो जिस वक्त हर प्लेटफॉर्म पे, हर इंटरव्यू में यही कह रहा हूं कि जब हम अपनी जिम्मेदारी को अदा करेंगे तो अल्टीमेटली फिर स्टेट को भी बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जो हमारे एक्सपेट्रिएट्स पाकिस्तानी हैं, उन्हें डॉलर्स मुल्क के अंदर भेजने चाहिए हैं, वो इस वक्त ये कर रहे हैं, और जितने हमारे कुछ एक्सपोर्टर भाई हजरात हैं वो ये कर रहे हैं कि 30-35 रुपए के लिए वो हमारे इंटरबैंक रेट को चूंकि कम है, वो हुंडी के थ्रू पैसे भेज रहे हैं। तो मैं तो इस वक्त सिर्फ, क्योंकि मुझे इल्जाम दिया गया कि मैं ज्यादा मुहिब्बे वतन हूं, और ये शब्बर जैदी साहब ने एक प्रोग्राम में इंटरव्यू में कहा कि जितना काशिफ अनवर मुहिब्बे वतन है, मैं उतना मुहिब्बे वतन नहीं हूं। तो मुझे तो फख्र है इस बात पे कि मैं बहुत मुहिब्बे वतन हूं, और मैं बिल्कुल ये कहता रहूंगा, सबको कहता रहूंगा कि अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा कराएं, पैसों को ऑनलाइन भेजें और वाया बैंक भेजें, ताकि वो हमारे स्टेट बैंक में। और मेरी पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट है कि हम आपके पैसों पे
हमारा बहुत बड़ा इन्हिसार है, हमारे रिजर्व्स बढ़ते हैं, तो खुदारा 30-35 रुपए के नफे के पीछे पाकिस्तान को एट स्टेक ना करें, क्योंकि हमारी करेंसी तो पहले ही बहुत डिवैल्यू हो गई है। तो मैं समझता हूं जी कि इस वक्त स्टेट को नहीं बदलना, इस वक्त हमें बदलना है। हमें सोचना है कि पाकिस्तान बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, और खुदा ना खास्ता अगर हम अपने आप को करेक्ट नहीं करेंगे तो फिर देखें हम फिर डिफॉल्ट की तरफ जाएंगे, और डिफॉल्ट का होना हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त काशिफ हमें साहब ये जो आप कह रहे हैं ना कि हमें हमारी तरबियत ही ऐसी नहीं हुई हुई, तो हम अपनी ज़ात से ऊपर अपने मुल्क को कैसे रखकर सोचेंगे, पहली बात। दूसरी ये कि जिस दिन बजट आना था, आप हमारे साथ स्टूडियोज़ में ही मौजूद थे, आपने एक बात कही थी कि हमें बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए कि बजट में कुछ ना कुछ तो आवाम के लिए होगा। तो वो जो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग थी, आपको लगता है कि उसका कोई फ़ायदा हुआ? जितने आप उस दिन पॉजिटिव अप्रोच के साथ बात कर रहे थे, सो आपको लगता है कि मेरे जैसे लोगों के लिए या मेरे जैसे और बेशुमार लोगों के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ है? आई एम वेरी होपफुल, और हमें पॉजिटिव रहना चाहिए कि मैं 2-4 बातें बताऊं कि एक तो देखें, हम रिटेलर्स सबसे ज्यादा टैक्स नेट से बाहर हैं। हम रिटेलर्स को अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करना चाहिए। नईम मीर साहब भी, मैं भी, हम इस बात पे शोर मचा रहे थे कि सेल्स टैक्स का एरिया से कोई ताल्लुक नहीं होता। हम वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट ने उस ट्रिक को खत्म कर दिया है, और उससे हम अब हम रिटेलर्स की जिम्मेदारी है, ये नईम मीर साहब की जिम्मेदारी है कि इनकी एसोसिएशन में जितने ट्रेडर्स हैं और मेरे मुझसे रिलेटेड जितने ट्रेडर्स हैं, उनको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना चाहिए। दूसरी बात, मैं बार बार ये कह रहा था कि हमें कोई एमनेस्टी टाइप डिक्लेरेशन टाइप चीज चाहिए, हमें रिजर्व्स चाहिए, हमें ग्रे इकोनॉमी के पैसे को व्हाइट इकोनॉमी में लाना है। तो देखें, स्टेट ने फिर 111 सेक्शन में एक चेंज किया कि अगर आप $1 लाख तक इस मुल्क के अंदर मंगवाएंगे तो आपसे उसका सोर्स नहीं पूछा जाएगा, और इससे बेनिफिट होगा, हमारे रिजर्व्स बढ़ेंगे, डॉलर बढ़ेंगे, अवाम के लिए आसानियां होंगी। देखिए, स्टेट ने कोशिश की है, और मैं फिर एक बात ये कहता हूं कि दुआ करें अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे, और ये भी दुआ करें कि हमारे मुल्क में कोई नागहानी आफत ना आए। अगर खुदा ना खास्ता जिस तरह पिछले साल सैलाब आया, जलजिला आया, अल्लाह ताला इस मुल्क को महफूज रखे, और अल्लाह ताला इस मुल्क, ये मैं तो ये समझता हूँ ये मुल्क रहने के लिए बना है, ये मुल्क खत्म होने के लिए नहीं बना। तो अल्लाह ताला हम सबको भी हिदायत दे, और अल्लाह ताला हमारे हाकिमों को हमारे मुल्क के साथ और अवाम के साथ ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेशन देने की तौफीक अता करे। बिल्कुल ठीक हो गया। काशिफ साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे। व्यूअर्स, इसी बात के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी मैं बात करना चाह रही थी, हम एक्सपोर्ट्स तो बहुत करते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ती क्यों नहीं है, और इसका जवाब मैं लेना चाहूँगी नईम मीर साहब से। तो नईम साहब, आपके पास एक पूरा वो मतलब आपके पास एक वो है कि क्यों हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन है, वो चाहूँगी ज़रा शेयर कीजिए। देखिए, मैं समझता हूँ, मैंने इस पर बहुत ना अपना गहराई में जाकर इसका तजिया किया कि ये मामला है क्या, और मैंने इसमें ना ज़्यादातर कसूरवार जो है अपने एक्सपोर्टर्स को ही गर्दाना है। ठीक है, ये हमारा अपना ही कसूर इसमें बहुत ज़्यादा है। देखिए, हमारा एक्सपोर्टर है, हमारे एक्सपोर्ट्स के अंदर जो है वो सबसे बड़ा हिस्सा हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का है। वो मेरा ख्याल अराउंड इस वक्त 16 से 20 बिलियन डॉलर्स के करीब हो चुका है। तो अब क्यों जी 17-16 से 20 कह लें, कभी 16, 15, 18 इस तरह तक चलता है वो। अब बात ये है कि देखें, ये हर वक्त जो है ना ये मांगते रहते हैं सब्सिडीज़, यानी पहला इनका मुतालबा क्या होता है जी, हमें बिजली सस्ती दें। अब बिजली जो है ये कहते हैं जी हमें 17 या 19 रुपये पर यूनिट दें हमें। अब अगर 19 रुपये पर यूनिट इनको बिजली मिलेगी तो वो सब्सिडाइज बिजली होगी, उसकी कीमत किसने अदा करनी है? हुकूमत ने अपनी जेब से नहीं देना। कमर्शियल मीटर होल्डर जो है उसका आज यूनिट का रेट जो है वो तकरीबन 60 रुपये से ऊपर चला गया। यानी अगर इनको सस्ती बिजली देनी है तो जो महंगा तरीन बिजली का यूनिट खरीदता है उसकी बिजली आपको और महंगी करनी पड़ेगी, यानी वो कमर्शियल सार्फिन पर उसका बोझ कमर्शियल सार्फिन पे जाके पड़ेगा। और ये यानी अच्छा अब उसके एवज इन्होंने हमें फ़ायदा देना है ना। अब फ़ायदा तो दूर की बात, अब इनकी जो इंडस्ट्री चलनी है,
अब इनकी जो इंडस्ट्री चलनी है वो महंगे तरीन उस फ्यूल से चलनी है जो इम्पोर्टेड होना, चाहे बिजली हो, गैस हो या तेल है, वो तेल से बिजली बननी है, तो वो अरबों डॉलर का ज़रिए मुबादला बाहर जाएगा, तब जाके इनको एनर्जी रिसोर्सेज मिलेंगे तो ये इंडस्ट्री चलाने के काबिल होंगे। अब तीसरी चीज़ इनके रॉ मटेरियल्स। अब देखें कितना जुल्म और कितना सितम है कि हम कॉटन प्रोड्यूसर मुल्क हों, लेकिन हम अपनी एक्सपोर्ट्स के लिए वैल्यू एडिशन के लिए इंडस्ट्री को चलाने के लिए हमने 2.5 से 3 अरब डॉलर की कॉटन पिछले साल जो है वो बाहर से मंगवाई हो। तो यानी देखें ये यानी वो भी ज़र मुबादला बाहर किया, और फिर उसके बाद नहीं, उसके बाद आगे भी ये कहानी यहाँ नहीं ख़त्म हो रही। फिर उसके बाद इनकी डाइंग है, फिर इनके केमिकल्स हैं, रंग, ये वो सारा, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो बाहर से आपने मंगवानी है और ज़र मुबादला भेजना है, फिर जाके ये इंडस्ट्री चलनी है। और फिर आखिरी बात जो सबसे ज़बरदस्त है इस सारी गुफ्तगू में कि ये कहते हैं जी करेंसी जो है ना वो डिवैल्यू होनी चाहिए, करेंसी को कमज़ोर करें और डॉलर को मजबूत करें तो जी हमें ये बारे में आ जाएगा और हमारे लिए फिजिबल हो जाएगा। पूरे मुल्क को महंगाई का शिकार करके, यानी डॉलर की कीमत का जो बढ़ना है ना, उसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम का को तहस नहस करना। उसको करने के बाद क्या करते हैं, जब ये माल बाहर भेजते हैं तो जो प्रोसीड्स हैं, यानी अब वापस पैसा भी आना ना डॉलर्स में, अब इन्होंने क्या करना है, इन्होंने वहाँ रोक देना है। इन्होंने इंतज़ार करना है कि किस वक्त जो है वो डॉलर जो है वो और ऊपर जाए और हमें मुनाफा मिले और हम दीगर ज़राए से इस पैसे को वापस पाकिस्तान लेकर आए, फॉर्मल तरीके से न लाएं, क्योंकि फॉर्मल तरीके से ये पैदा होता है कि सुने फॉर्मल तरीके से पैसा वापस लेकर आएंगे तो उसमें डॉलर का रेट जो है वो कम है और इनफॉर्मल में ज़्यादा है। तो अब ये सारा वो सिनेरियो है जिसमें हमारे एक्सपोर्टर ने हमारी कमर जो है ना वो तोड़ के रख दिया, और खास तौर पे हमारे। लेकिन मेरा यहाँ पर बुनियादी सवाल हल नहीं, देखें, एक आम आदमी होते हुए ये आप सारा कुछ समझते हैं, तो हुकूमत को क्या ये चीजें नजर नहीं आती? हुकूमत को ये सारा कुछ नजर आ रहा है, लेकिन हुकूमत भी बहुत सारे महाजों पर फंसी होती है, हुकूमत के बड़े और मसाइल होते हैं। अब देखें ये जो क्या आज कोई और हुकूमत होती तो आप तब भी यही कहते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये पीडीएम की हुकूमत है, 1 2 3 वोटों की मार है, इसमें बहुत सारी चीज़ों के पॉलिटिकल एंगल्स भी बहुत होते हैं। एक अपना हैजान और अपना फितनागरी की सियासत है, उसका जिन बोतल में बंद है, ये बड़े मसले हैं। और मैं कुछ और बात करना चाह रहा हूँ। देखें कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस बजट के अंदर SME सेक्टर को जो है ना फैसिलिटेट किया गया। ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ कि ये है, दिस इज द राइट वे। ये बड़ी इंडस्ट्री और ये बड़े लोगों को ये इस मुल्क के जो है नासूर है। मैं आपको सच कह रहा हूं, ये नासूर है, ये मुल्क को लूट के खा गए हैं इस बुना पर हम जी रोजगार पैदा करते हैं, हम कारोबार चलाते हैं, हम मैशत नहीं। पाकिस्तान को इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को ज़रूरत है अपने SME सेक्टर को मजबूत करने की। और इस तरह जब आज मैंने देखा कि इस बजट के अंदर SME सेक्टर को आप जो है फैसिलिटेट कर रहे हैं और करें, और इनकी तो सारी इंडस्ट्री जो है इनको कमियाले, मैं तो कहता हूँ, और इनको SMEs में तकसीम कर दें। मैं कहता हूँ छोटे छोटे लोगों को ये बांटें, हुकूमत ना खुद चला, इनकी इंडस्ट्री पर ज़बरदस्ती कब्जा करें। ये पाकिस्तान के नासूर हैं और पाकिस्तान का जो पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी और ये जो इनकी काशिफ साहब हैं हमारे साथ। अच्छा काशिफ साहब, जिस तरह से नईम मीर साहब फरमा रहे हैं, गुफ्तगू यकीनी तौर पर आप भी सुन रहे हैं, आपको लगता है कि ये हमारे लिए एक नासूर की हैसियत है? हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं या एक्सपोर्ट्स जो हैं या एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है, इनके तो मेंबर हैं, ये नहीं कह सकते ना, इन्होंने वोट लेने होते हैं। देखिए, मैं आपको पता है कि वेरी ऑप्टिमिस्टिक और मैं बिल्कुल बात ठीक करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बात यह है कि हम बात कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही, और मैं समझता हूँ कि हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती। हमारी एक्सपोर्ट तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक हम अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री। हम अगर महंगा इंपोर्ट करके उससे माल बनाएंगे तो हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकते। हमें अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करना होगा, हमें यूटिलिटी की प्राइसेस को कम करना होगा, हमें अल्टरनेट रिजर्वॉयर्स की तरफ, अल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाना होगा। अगर हम 285 पे अपने फ्यूल को इंपोर्ट करके अपने एक्सपोर्टर्स को या अपने मैन्युफैक्चरर्स को यहाँ पर बिजली देंगे तो वो उससे लोकल प्रोडक्शन भी नहीं कर सकते, क्योंकि बारे में नहीं आता। हमें बैंक से नहीं लोन मिल रहे, हमारी 50% तक जो बैंक में
हमारे जो प्लेज हुए हुए थे वो हमारी डिक्रीज हो गई है, क्योंकि हम 100% हमने इंक्रीज कर दिया है, अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर दिया है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करना होगा। और मैं फिर वहां आ रहा हूँ, जैसा कि नईम मीर साहब ने कहा कि एसएमई सेक्टर के लिए बहुत से फवाइद रखे गए हैं, तो मेरी एसएमई सेक्टर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने आप को डॉक्यूमेंट करें, अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न्स को फाइल करें। देखें, हम इस मुल्क को तब तक नहीं बचा सकेंगे जब तक हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल नहीं करेंगे। हुकूमत हमें तब तक फायदा नहीं देगी, हुकूमत को तब तक नून लीग की गवर्नमेंट हो, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, पीटीआई की गवर्नमेंट हो, जमात इस्लामी की गवर्नमेंट हो, इन्हें तब तक अपने रेट्स को बढ़ाना पड़ेगा जब तक हम सब नहीं अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न देंगे। जब एक कमर्शियल मीटर के लिए ये मैंडेटरी है कि वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न दे, और हुकूमत के पास 40 लाख इनका डाटा है। लेकिन यहाँ मैं अब हुकूमत से भी कहता हूँ, मैं स्टेट से भी कहता हूँ, डिपार्टमेंट से भी कहता हूँ कि खुदारा उन लोगों के पीछे जाना छोड़ दें जो ऑलरेडी टैक्स नेट के अंदर है, उन लोगों के पीछे जाएं जो टैक्स नेट के अंदर नहीं है, जो हो आपके गया डेटा काम, में इनको है, बताना है बजट में हो नहीं गया। दस्तार है। मैं काशिफ आपको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, ये बजट में ये काम हो गया है। उर्दू में ना एक सादा इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भी आ गया, बल्कि उर्दू में क्या आ गया है, ये तमाम इलाकाई ज़ुबानों में भी आ गया है कि तमाम जो एसएमई सेक्टर है, रिटेल सेक्टर है हमारा, उसको हम इंशाल्लाह ताला करने जा रहे हैं डॉक्यूमेंटेड। और उसमें सिर्फ टर्नओवर आपने दिखाना है, और आपने जो पिछले 12 महीनों में जो बिजली के बिलों पर आपका टैक्स लगा है वो आपने वहाँ दर्ज करना है, और आपको इम्प्यूटेबल इनकम भी मिलेगी, यानी आपकी मनी वाइड भी होगी उसके साथ। तो मेरा ख्याल है कि जो आप बात कर रहे हैं ना, उसके लिए सहूलत आसानी हमने मुज़ाकराती अमल के नतीजे में ले ली हुई है, और इंशाल्लाह ताला इसकी हम कमेटीज़ बना रहे हैं। सुन लें ज़रा, ये कमेटीज़ बन रही हैं मुल्क की सतह पे। मैं आपको पहले इत्तला दे रहा हूँ ज़रिया मीडिया, मेरी जो डार साहब के साथ जो है इस हवाले से जो पूरा जो हमने मास्टर प्लान तैयार किया, और इसी हवाले से इंशाल्लाह ताला ये बजट पास होगा ना तो मुख्तलिफ आरटीओज़ के दौरे भी शुरू हो रहे हैं। तो आप मुझे भी देखेंगे और आप भी मेरे साथ होंगे इंशाल्लाह। एक रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कमेटी डाल ना दीजिएगा, कमेटीज बनवाइएगा, और आप ऑन एयर ये वादा करें कि जितने भी रिटेलर्स आपकी एसोसिएशन के जो अंदर कमेटी हैं, डाली वो जाए तो फिर सारे उसके के निकलने सारे की इनकम उम्मीद टैक्स होती की है। रिटर्न कमेटी फाइल डालेंगे करेंगे। नहीं तो निकलेगी कहाँ से भाई? इंशाल्लाह निकलेगी, फिक्र ना करें। सर वादा भी करिए कि आपकी जितनी ताजिर जो आपकी एसोसिएशन है वो सारे के सारे 100% जो ताजिर हैं वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भी फाइल करेंगे। दुरुस्त कह रहे हैं आप, दुरुस्त कह रहे हैं। वादा करें, सर वादा करें, वादा करें। नहीं इंशाल्लाह ताला वादा क्या, ये लाजिम है। वादा तो छोटी बात है ना, और जो नहीं जमा कराएगा ना वो उसको उस कानून को उसके ऊपर हरकत में आना चाहिए। अच्छा ये वादे मैडम, आपने 6 महीने के बाद हम दोनों को दोबारा बुलाना है, क्योंकि नईम मीर साहब ने वादा किया है। मेरी रिक्वेस्ट मैंने है तो नईम वादा मीर ये साहब किया है कि उसके खिलाफ कार्रवाई फुल होनी चाहिए, और जो रिटर्न जमा ना कराए, मैं तो बिल्कुल इस पर कायम हूँ। अच्छा, अशरफ साहब का कमेंट ले लें। जी अशरफ साहब। जी, मैं ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने की, और मैं समझता हूँ कि ये शुक्र है उन्होंने कोई तो अच्छी बात आप पे लगी है। मैं नहीं, पहले नहीं थी ना, अभी की है ना, तो मैं बताने चाह रहा हूँ ना कि मैं ये कहना चाहता हूँ बड़ी अच्छी बात की इन्होंने, अगर इस पे इम्प्लीमेंट करवा ले। क्योंकि माजी के अंदर यही हुआ है, जब ये 2-2.5 साल की स्ट्रगल में वो बात किसी नतीजे में पहुँचने लगती तो हुकूमत ही गिर जाती थी। वो फिर ये आता था, फिर वो शटर डाउन, ये वो, फिर उसके बाद ये होता था जब फिर बात करीब होती थी फिर वो हुकूमत, ये तो हुकूमतें गिराने के मास्टर है भाई। ये ताजिर ये क्या कह रहे हैं? ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं, हुकूमतें गिराने पीछे 3-4 हुकूमतें चेक कर लें, इन्होंने गिराई हैं? नहीं तो वज़ीर भाई हम हम हुकूमत नहीं गिराते, हम सिर्फ शटर गिराते हैं। वो हुकूमत ही तो देती है ना। मकसद कहने का ये है कि ये सब लोगों को देना चाहिए टैक्स। अब मैं ये बताता हूँ, मैं इनके मुतमईन रहने के पीछे ये देते हैं, ये वही टैक्स बात देते हैं। 1.25 करोड़ कनेक्शन है इस वक्त कमर्शियल, गैस बिजली। अब 1.25 करोड़ बंदे को टैक्स देना चाहिए ना, कोई कमा रहा है ना भाई, वो कोई दुकान है, कोई कुछ है, चलो छोटे को छोड़ दें। अब उस 1.25 करोड़ में से आधे को ले आए आप, 50 लाख बंदे को टैक्स देना चाहिए। हाँ। जो एक्चुअल टैक्स पे रहे हैं, जो एफिशिएंट टैक्स पे रहे हैं, वो हमारे पास मैं बता रहा हूँ 13,900 जो 75% टैक्स देते हैं। आउट ऑफ 1 करोड़? नहीं, आउट ऑफ ये 1.25 करोड़। अच्छा भाई, वो 1.25 करोड़ यानी जो 3.6 मिलियन जो एटीएल वाले हैं उसमें से 17,000 लोग हैं जो कि 75% टैक्स देते हैं। 19,000 समथिंग वो लोग हैं। बाकी ये मुझे बताएं कहाँ है ये बार-बार इनका तस्वुर ही गलत है। नहीं कह रहे हैं एसएमई सेक्टर पे बहुत सी शराइत लागू हुई यार मैं हैं। आपकी तस्दीक करता हूँ, जरा तहम्मुल से ना मैंने बात काटी, माजरत चाहता हूँ, तस्दीक करता नहीं, हूँ। मैं बात नहीं काटी। उन्होंने कहना अच्छी बात है। टैक्स देना, अच्छी बात भी कोई मेरे दरमियान में खत्म हो जाता है जो बात करनी, तू ही कर लो। मेरी ये अच्छी बात भी उनको अच्छी नहीं लगती। नहीं, टैक्स देना
और टैक्स का शुमार होना यानी रिटर्न जमा कराना, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ज़रा इसको समझें आप। देखें मसला ये है कि अभी अगर मैं ये बात कर रहा हूँ तो इसकी तस्दीक ये हमारे न्यूट्रल साथी हैं दरमियान में बैठे, ये फरमा देंगे। देखें हमारा जो सामान तिजारत है उस पर हम अपने सोर्स पे टैक्स अदा कर रहे हैं, ठीक है। अब रियासत ने हमें ये सहूलत और आसानी दी है कानून ने कि आप अगर नॉन फाइलर हैं तो आप 1% टैक्स कटवाएंगे, और नहीं अगर आप नॉन फाइलर यानी फाइलर हैं तो 0.5% अपने सामान तिजारत पे टैक्स जमा करवाएं। अब मैंने अपने हिस्से का टैक्स कटा दिया, मेरे 1 करोड़ कमर्शियल मीटर होल्डर्स हैं, जो भी है मुझे नहीं पता वो 2 करोड़ हैं, इसको छोड़ दें, मैं इस बहस में नहीं जाता। सोर्स पे कट मेरा टैक्स सोर्स पे कट चुका है। अब उसको मैंने अपना जो है वो रिटर्न की फॉर्म में रिफ्लेक्ट नहीं किया, तो ये मेरी गैर जिम्मेदारी है। तो ये वो मेरी जिम्मेदारी किसने पूरी करनी है? उसी तरह जिस तरह तनख्वाहदार नहीं करवाते ना, ये हम एक तरह के लोग हैं ना, तनख्वाहदार का भी टैक्स जो है वो कट जाता है, लेकिन हर तनख्वाहदार ऐसे नहीं होता। मैं करवाता हूँ। हर ताजर भी ऐसे नहीं होता। मैं भी रिटर्न जमा कराता हूँ, हर ताजर भी ऐसे लेकिन नहीं आप होता। उनको तो ना कहें जो ऐसे नहीं होता। देखिए मेरी बात, 90% नहीं करवाते, आपको क्या उनकी हौसला शिकनी करनी चाहिए या हौसला अफजाई करनी चाहिए? देखिए मेरी बात सुने, बात यह है कि हम किसी की हौसला अफजाई नहीं करते। वो टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराते, अगर करवाते हैं तो 0% करवाते हैं। हम यानी वो प्लाजे के मालिक तो है, लेकिन कहते हैं जी टैक्स कोई नहीं देना क्योंकि साडी इनकम ही नहीं है। देखें बात मकसद कह रहे हैं कि इनकम टैक्स है उसकी बात। अच्छा चले हमीद साहब से जरा, सर आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? एक तो जो प्रीवियस, क्योंकि उन्होंने आपको न्यूट्रल कहा था, उनको लगता है यहाँ पे बैठा हुआ और कोई न्यूट्रल नहीं। बाई दिस और दैट वे काफ़ी सारे लोग टैक्स दे रहे हैं, लेकिन जब तक वो नेट का हिस्सा नहीं ना बनेंगे तो जो टैक्स है उसकी भी कोई अश्योरिटी और ट्रांसपेरेंट तो चूंकि सिस्टम है नहीं हमारा, तो ये नहीं पता कि वो एक्चुअल जगह पे पहुंच भी रहे या नहीं है। बस कि मैंने इनका डिडक्ट किया, मैंने जमा ही नहीं किया, क्योंकि जो रिटर्न नहीं जमा कर रहे, ये मेरे से सर्टिफिकेट भी क्लेम नहीं कर रहे, चलान भी क्लेम नहीं कर रहे कि जो आपने मेरा पूरे साल में फ़र्ज़ किया 10,000 मैंने टैक्स काटा है, तो इन्होंने मेरे से लिया ही नहीं कोई डॉक्यूमेंट, अब मैंने जमा ही नहीं कराया। ये समझ रहे हैं कि टैक्स दे दिया और मैं रख के बैठ गया हूँ, गवर्नमेंट के पास तो गया ही नहीं है। असल इशू ये है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे ज़्यादा हैं, वो आगे पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, ये आज तक बहुत बड़ा मुअम्मा है, हल भी नहीं हो सकता। इसमें जो हमारा था काशिफ साहब, हमारे दूसरे यानी SME में हैं इंजीनियर सजाद साहब हैं, हमने मीडिया के साथ मिलकर ये जो SME वाला मामला हुआ है इस पर बहुत सारी जो है ना वॉइस भी की थी, वर्किंग भी की थी, जिसकी वजह से शुक्र है ये बड़े अरसे के बाद जो है ना एक चीज़ किसी उस पर होगी। अब जिस तरह ये बॉडीज़ के हेड चेयरमैन हैं, अच्छा, और दूसरा ये है कि जो इन्होंने पहले बात की ना कि नेशनलिज्म जो है ना उनको नेशनल उसमें ले आए, जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी फैक्ट्रीज़ को, तो भुट्टो साहब ने ये किया था और 50 साल के बाद भी हम दोबारा पाँव पे नहीं खड़े हो सकते। हम वही खमियाजा भुगत रहे अभी तक, और आज तक नहीं। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा ये हमें दे रहे हैं SME सेक्टर को, इनसे लेकर नहीं, जो बंदा ऐसा पैसे वापस देखिए ना, जब भी टैक्स लगा किस्तों में देंगे, इन्होंने नहीं, तो बर्बाद कर नहीं, दिया। एक मिनट सर, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज ने जब भी बताएं इनके काशिफ साहब से देखें आपने एक वादा किया, ऑन एयर वादा किया काशिफ साहब। नहीं, एक चीज थोड़ी सी सिर्फ जी मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी टैक्स लगा ना, जो बंदा 50 साल से बिजनेस कर रहा है ना, वो सबसे पहले ये कहता है कि जी हमें समझ नहीं आई, बिजनेस की समझ आ रही है, जो टैक्स लगा है उसकी समझ नहीं आ रही। गवर्नमेंट का भी ये फॉल्ट है कि इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट चेंजेस करते हैं। अब ये बजट आया, आप लिख लें, अभी यानी ऑन एयर हम बैठे हुए हैं कि मिनिमम 3 से 4 मिनी बजट आएंगे, क्योंकि जो हो गया हुआ है ना, ये सिर्फ जान छुड़ाने के लिए बजट पेश कर दिया बात, क्योंकि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पेश होना था, वो हो गया बस। बिल्कुल ठीक। अच्छा काशिफ साहब, नईम मीर साहब ने ऑन एयर वादा किया ताजरों के बिहाफ पर कि हाँ बिल्कुल सबको टैक्स नेट पे आना चाहिए और कंट्रीब्यूट भी होना चाहिए। आप एक्सपोर्टर्स के बिहाफ पर आप भी ऑन एयर ये वादा करते हैं? देखिए, मैं तो जी जिस एसोसिएशन का मैं प्रीमियर हूँ लाहौर चैम्बर का, और मैं जिसके बिहाफ पे बात करता हूँ, हमारे तब तक कोई मेंबर नहीं बन सकता जब तक वो इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं करता। नहीं, वो एक्सपोर्टर के मुतालिक जो दीगर मसाइल हैं वो पूछ रहे हैं। और एक्सपोर्टर के लिए तो जी नईम मीर साहब को भी पता है कि एक्सपोर्टर के लिए तो ये मैंडेटरी होता है कि वो अपने आप को इनकम टैक्स में रिटर्न को फाइल करे, और जब तक वो नई डॉक्यूमेंट करेगा तब तक उसका नई फेज उसके प्रॉपरली होंगे, वो हो ही नहीं सकती एक्सपोर्टर्स। हाँ, हमें ये है, देखें नईम मीर साहब हो, काशिफ अनवर हो, मेहताब साहब हो, ये मेरे भाई बैठे हो, कोई भी हो, अब ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब ने अपने अपने सर्कल्स में सबको ये तरगीब देनी है और सबको ये कहना है और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने का टैग लेना है कि अपनी अपनी रिटर्न जमा करें, और जो मुहिब्बे वतन नहीं होना चाहता, मेरा हाल है उसे इस मुल्क को छोड़ देना चाहिए।
तो ये बिल्कुल बहुत ठीक होगा। जिम्मेदारी है सीधी बात। कि हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न दें, किसी भी हमारा मकतबा फिगर से हमारा ताल्लुक है। जी, ये तो आपने बड़ा अच्छा कंक्लूड कर दिया। लेकिन जाते जाते मैं आपसे क्विक कमेंट जानना चाहूंगी, 5 सेकंड्स, मईशत का पहिया रवा रखने के लिए और ग्रोथ के लिए क्या करने की जरूरत है राइट नाउ? ग्रोथ के लिए देखिए, अच्छी पॉलिसियां बनाने की ज़रूरत है, और वो पॉलिसियां जो ये ना हो कि 2 साल बाद वो नई गवर्नमेंट आए वो सारी ख़त्म कर दें और आप जो है नई पॉलिसी Sustain करना चाहिए सस्टेन। और दूसरा ये कि इसके साथ स्टेक होल्डर को साथ बिठाना ज़रूरी है, जिनके बारे में मतलब फॉर एग्जांपल मेरी शादी हो रही है, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा, किसी और की हो रही है, कोई पूछ ही नहीं रहा, तो क्या होगी वो शादी? मकसद कहने का स्टेक होल्डर को साथ बिठाएं, जो स्टेक होल्डर बिल्कुल ठीक, और पॉलिसी सस्टेन होनी चाहिए। जी हमीद साहब दूसरे के क्विकली। काशिफ अनवर साहब और हम पिछले काफ़ी अरसे से ये कह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं कम से कम 15 साल की बनाएं और वो पॉलिटिक्स से आपका भी बिल्कुल यही जवाब मिलता है। अलहदा करें। 50 साल की उसकी वो आप ये हुकूमतें बदलती रहे, लेकिन हमारी साल की policy नहीं बनती, sustain। 50 की तो बना ही नहीं सकते। दूसरा ये है कि 18th अमेंडमेंट के बाद जो प्रोविंसेस हैं उनका साइज बड़ा होना चाहिए। हमारे जो फेडरल कैबिनेट है 80 मिनिस्टर हैं, सारा काम सूबों के पास चला गया हुआ है, तो वहाँ पे अगर ये चीज़ें होंगी तो आम लोग भी इस पे नहीं आएंगे, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लोगों का ट्रस्ट नहीं होगा। जब आप अपने खर्चे तो बढ़ाई जा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि आप नीचे आ रहे करने हैं। की जरूरत है। नहीं मीर साहब 5 देखें सेकंड जी, क्विकली। कंटिन्यूटी और तसलसल जो है वो ही एक मजबूत मईशत की बुनियाद बन सकता है। हमारी पॉलिटिकल क़यादत को इस पर बैठना होगा और ये फैसला करना होगा कि माशी मसाइल पर सियासत नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया, और इस सब के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट अशरफ मेहताब साहब, हमीद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, नईम मीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और मुआशी पॉलिसीज़ का सस्टेन करना और लंबे अरसे तक के लिए करना, चाहे हुकूमतें बदलती रहें, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इकनॉमिक ग्रोथ मुल्क की हो सके और मईशत का पहिया चलता रहे। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुँचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।